हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि 29 जनवरी 2023 का पेपर है और ये जूनियर लेवल का पेपर है। तो इसी के जितने भी यानी 20 मैथमेटिकल क्वेश्चंस होंगे उन सभी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निम्न में से कौन -1/243 के बराबर है। तो पहला ऑप्शन हम लोग लेते हैं पहले, -1/3 तो जब भी -1/3 इस तरीके से लिखा होगा तो लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर माइनस है और घात जो है आप लोगों की सम है तो वो पॉजिटिव हो जाती है, लेकिन अगर घात आप लोगों की विषम है तो वो माइनस में ही रहता है। जैसे इसको अगर हम लोग तोड़ के लिखेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। हाँ, -1/5 -1 हो जाएगा, गुणे 1/5 1 और 3/5 243। तो हम लोग इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -1/243, यानी यही ऑप्शन हमारा फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में देखते हैं, अगर 1/3 है तो ये 1/243 हो जाएगा, तो ये तो अपने आप से गलत हो गया। नेक्स्ट है 1/3 तो हम लोगों ने बात की थी जब भी घात माइनस में है, यानी इस तरीके से लिखा है a⁻m, तो ये हो जाता है 1/a⁻m, या यहाँ पर लिखा है 1/3 यानी इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 3 हो जाएगा और घात पॉजिटिव हो जाएगी, और 3 की घात का मतलब 5 का मतलब 243, यानी ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया और ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, -1/3 प्लस -1/6 का मान निम्न में किसके बीच में स्थित है। तो अगर 1/3 की बात की जाएगी तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं -1/3 प्लस -1/6। अब माइनस यहाँ पर है और घात हमारी सम है, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 3/81 यानी 1/81 हो जाएगा, प्लस अब माइनस है, घात विषम है तो माइनस हो जाएगा यानी कि, और 6/3 यानी 216 हो जाएगा। तो सिंपल सा था, अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं किया, केवल माइनस की घात सम थी तो प्लस हो गई, माइनस की घात विषम थी तो माइनस हो गया यहाँ पे। अब इसको अगर हम लोग ओपन करेंगे तो ये -1/216 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम जो है 216 और 81 का लेंगे तो 648 आएगा। अब 81 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 बार में जाएगा, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, -216 का पढ़ेंगे तो 3 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/648। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर टाइम बचाने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट एलसीएम लिख दिया गया है। तो 5/648 हुआ, अगर हम लोग इसको भाग करेंगे तो ये 0.0077 के बराबर आएगा, लगभग इसी तरीके से 0.0077। तो अब हमें देखना है कि ये किसके बीच में स्थित है। -1 और 0, तो पहला तो गलत हो गया क्योंकि ये 0 से बड़ा है। फिर -1 और -0.5, तो माइनस से कोई मतलब नहीं रह गया क्योंकि माइनस तो है नहीं हमारा। फिर 0.5 और 0.1 और 1, तो ये भी हमारा गलत हो गया क्योंकि 0.5 से ये छोटा है, यानी इसके बीच में नहीं आएगा। लास्ट वाला हमारा सही हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू जो है 0 से तो बड़ी है लेकिन 0.5 से छोटी है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पाई और 3 सही 3/7 के बीच में स्थित है। तो पाई का मतलब होता है 22/7, और इसको हम लोग साधारण में चेंज कर लेंगे, 7 या 21, और 21 और 3 24/7, यानी ये हो गया 22/7 और ये हो गया हमारा 24/7। अब इसमें बताना है कौन संख्या इनके बीच में स्थित है। तो 22/7 तो हम लोगों को पता है पाई का मान दशमलव में 3.14 होता है, और 24/7 को अगर हम लोग बात करेंगे तो ये लगभग 3.42 के बराबर आएगा। अब ये देखना है कि 3.14 और 3.42 के बीच में कौन सी संख्या आएगी। तो पहला अगर हम लोग देखें तो पहला ही हमारा सही हो जाएगा क्योंकि 3.2 यहाँ पर 3.2 आ जाएगा, यानी ये हमारा सही हो जाएगा। बाकी अगर पहला देखें 3.12 जो कि इससे पहले आएगा तो ये गलत हो गया। बीच में पूछ रहा है 3.43 तो इसके बाद में आएगा, यानी ये भी गलत हो गया। और लास्ट वाला 3.00 ये भी छोटा है, यानी ये भी गलत हो गया। तो हमारा जो राइट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, 22/7 या फिर कह सकते हैं 3.14, इसको दशमलव में बदलेंगे 3.42, और जब हम लोग देखेंगे तो 3.2857 इसके बीच में आएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 27/4/125 भाग 5/9 -2 3/5 तो इसको हम लोगों को सरल करना है या सिंप्लीफिकेशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं 27 को 3/3 और घात 4 है तो इस तरीके से लिख देंगे। 125 को लिख सकते हैं 5/3 और 2 है तो उसको वैसे लिख देंगे, भाग
यहाँ पर 5/9 की घात -2 है, तो अभी हम लोगों ने बात की a की घात -m, तो 1/a की घात m, यानी उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग उल्टा कर देंगे, ये 9/5 कर देंगे और घात हम लोग कर देंगे पॉजिटिव। घात हमारी पॉजिटिव हो जाएगी और उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पर है 3/5 की घात 6, तो इतना हमारा हो गया। अब आगे हम लोग 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको अलग से लिख देंगे। यानी अगर हम लोग इस तरीके से लिखा है, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है a/b की घात m है कोई चीज़, तो ये a की घात m भी हो जाएगी बटे b की घात m भी हो जाएगी। तो हम लोगों ने अलग अलग लिख दिया, 9 को 3 का स्क्वायर लिख दिया, और ये पहले से घात 2 थी, अब 5 स्क्वायर था, ये जो घात थी ये हमारी घात नीचे आ गई। अब यहाँ पर देखते हैं, तो इसको हम लोग 3 की घात 6 बटे 5 की घात 6 लिख देते हैं। इधर भाग है। अब एक और फार्मूला होता है a की घात m की घात n, अगर ऐसे है तो a की घात mn, यानी घातों की गुणा हो जाती है। तो 3 और 4 की गुणा होगी तो 3 की घात 12, नीचे 3 और 2 की गुणा होगी तो 3 दूनी 6। तो ये हम लोगों का हो गया। अब हम लोग यहाँ पर इसकी घातों की गुणा कर लेते हैं, तो ये हो गया 3 की घात 4 बटे 5 स्क्वायर, ये हो गया हमारा 3 की घात 6 बटे 5 की घात 6, यहाँ पर हो गया भाग 3 की घात 12 बटे 5 की घात 6। अब एक और हम लोगों का रूल यहाँ पर लगेगा, घातांक के अगर आप लोगों को नियम पता है तो बहुत आसानी से आप लोगों का सवाल लगता जाएगा। a की घात m इंटू a की घात n, यानी आधार हमारी बराबर है और घातें अगर अलग अलग है तो ये लग जाता है a की घात m प्लस n। जब भी आधार बराबर है तो घातें हमेशा आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर अगला स्टेप देख लेते हैं, ये 3 की घात 12 बटे 5 की घात 6 ऐसे ही रहेगा, भाग ये हो जाएगा 4 और 6 जुड़ के 3 की घात 10, नीचे 2 और 6 जुड़ के 8, यानी 5 की घात 8। अब इतना हम लोगों ने कर लिया। अब लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी, जब भाग का चिन्ह होता है तो भाग को हम लोग गुणा में बदल देते हैं, और इधर की जो संख्या है उसको हम लोग पलट देते हैं, यानी उल्टा कर देते हैं। 5 की घात 8 हो गया और 3 की घात 10 हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, या हम लोग अगर इसको ऐसे नहीं करेंगे तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक और नियम लगा सकते हैं कि अगर a की घात m बटे a की घात n है तो a की घात m माइनस n हो जाएगा, यानी भाग अगर है तो घातें घट जाएंगी। तो 3 की घात 12 भाग 3 की घात 10, यानी 3 की घात 12 माइनस 10 हो गया। ऐसे ज़्यादा इजी पड़ेगा, वैसे भी लग जाता लेकिन ऐसे ज़्यादा आसान है। ये 6 माइनस 8, यानी इस तरीके से लिख सकते हैं। अब 3 की घात 2 हो गया, नीचे 5 की घात माइनस 2 हो गया। अब क्या कर सकते हैं, ये 5 की घात माइनस 2 है, अब इसको पॉजिटिव बना लेंगे, यानी 3 की घात 2, ये हमारा 5 नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, 5 की घात 2 हो जाएगा। 3 की घात 2 9, 5 की घात 2 25, 25 और 9 की गुणा करेंगे 225 हो जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो जितने घातांक के नियम है अगर आप लोगों को आते हैं आसानी से लगा लेंगे। पहला हमारा रूल यूज हुआ a की घात माइनस m बराबर 1 बटे a की घात m। एक रूल होता है a बटे b की घात m है तो a की घात m b की घात m अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं। एक है a की घात m की घात n तो a की घात mn हो जाता है। अगर गुणा है तो घातें जुड़ जाएंगी और भाग है तो घातें घट जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने 27 को 3 की घात 3 लिख दिया, 125 को 5 की घात 3 लिख दिया, और ये 3 की घात 12 हो गया, 5 की घात 6 हो गया। यहाँ 9 को हम लोगों ने 3 स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया तो ये हमारा 3 की घात 4 यहाँ पे बन गया। इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर 5 स्क्वायर अलग तोड़ दिया। फिर उसके बाद गुणा, यहाँ पर गुणा में हम लोगों की घातें जुड़ गई, 4 और 6 मिलकर यहाँ पर 10 बन गया, यहाँ 2 और 6 मिलकर 8 बन गया। अब भाग है, भाग में घातें घट जाएंगी, 12 में से 10 गया तो हमारा 2 बचा, 6 में से 8 गया तो -2 बचा। अब ये माइनस है ये और नीचे है तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग ऊपर भेज देंगे इसको यहाँ पर, तो 5 स्क्वायर हो गया, गुणा करेंगे 225 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि x बराबर -5 की घात -11, 1 बटे 5 की घात 11 प्लस 5 की घात 11 और -1 बटे 5 की घात 11 है तो x बराबर है। तो इसमें सबसे पहला हम लोग काम करेंगे, यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए -5 जो है इसको हम लोग अलग कर देंगे, -1 की घात 11, जैसे कि अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ही किया था या उससे पहले वाले क्वेश्चन में। अब 5 की घात -11 इसको हम लोगों ने अलग अलग तोड़ दिया, इसे -1 अलग निकाल लिया और 5 अलग निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 1 बटे 5 की घात 11 हमारा ऐसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पर 5 की घात 11 है। अब फिर यहाँ से हम लोग सेम करेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे, -1 की घात 11 और 1 बटे 5 की घात 11 को इस तरीके से लिख देंगे। इस माइनस को बाहर करके इस तरीके से हम लोगों ने लिख दिया। अब -1 की घात 11 -1 हो जाएगा, 5 की घात -11 है तो हम लोग इसको 1 बटे 5 की घात 11 लिख सकते हैं।
जैसा कि ये अभी हम लोगों ने a की घात माइनस m बराबर 1/a की घात m होता है, तो हम लोगों ने इसको ऐसे लिख लिया, या ऐसे ना लिख के हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये हमारा 1/5 की घात 11 है। यहाँ पर ये जो है -1 की घात 11, तो -1 हो गया। और ये 5 की घात 11 है, तो हम लोग इसको 5 की घात 11 लिख देंगे। और ये 1/5 की घात 11 है, तो हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अलग अलग तोड़ के। तो 5 की घात 11 से 5 की घात 11 कट गया, तो ये हो गया हमारा -1 गुणे, अब ये 1/5 की घात 11, ये 1/5 की घात 11, यानी आधार हमारे बराबर है, यानी कि घातें हमारी जुड़ जाएंगी। तो 1/5 की घात 11 + 11 हो गया। अब ये प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से सब कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पर 1 बचा। अब ये माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, -1/5 और ये घात हो जाएगी 22 और -1। अब हमें आंसर चाहिए इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म में हम लोग इस आंसर को ले आएंगे। तो ये माइनस है, तो माइनस हमारा बाहर रहेगा। ये हो जाएगा 1 की घात 22 बटे 5 की घात 22 -1। एलसीएम ले लेंगे अब हम लोग, तो ये माइनस तो रहेगा ही, 5 की घात 22 हो गया, 1 की घात 22 1 हो गया, -5 की घात 22, यानी -1 -5 की घात 22 बटे 5 की घात 22। अब जो आंसर हमारे वो 5 की घात 22 हम लोगों का फर्स्ट लिया गया है, यानी हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस हम लोगों ने बाहर कर दिया। अब ये बचेगा 1 और ये हो जाएगा प्लस 5 की घात 22। ये माइनस बाहर करेंगे तो ये हमारा उल्टा हो जाएगा। अब इसको चाहे इस तरीके से लिख ले, चाहे हम लोग इस तरीके से लिख ले, 5 की घात 22 + 1 बटे 5 की घात 22। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम लोग देखेंगे तो ये हमारा ये वाला आंसर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। चाहे इस तरीके से लिखें या ब्रैकेट में लिख दें, एक ही बात है। तो सिंपली हम लोगों ने पहले इसको तोड़ लिया, -1 की घात 11 कर दिया, इसको 5 की घात -11 कर दिया। यहाँ पर 1/5 की घात 11 को ऐसे छोड़ दिया, 5 की घात 11 ऐसे लिख दिया। यहाँ पर हम लोगों ने -1 की घात 11 अलग कर लिया, 1/5 की घात 11 अलग हो गया। ये -1 बन गया, ये 1/5 की घात 11 बन गया। यहाँ 1/5 की घात 11 पहले से था, यहाँ -1 बन गया। ये 5 की घात 11 बचा गुणे 1/5 की घात 11 ये बचा, दोनों ये कैंसिल होगा, यानी यहाँ से हमारा हो गया -1। अब ये हमारा हो गया -1/5 की घात 22 और ये हो गया -1। अब यहाँ से हम लोगों ने अलग अलग कर दिया, तो ये -1/22 1 की घात 22 हो गया, ये बटे में 5 की घात 22 हो गया, -1। यहाँ -1 हो गया, ये हम लोगों ने ऊपर माइनस लिखा है, तो -1 माइनस एलसीएम लेके 5 की घात 22 बटे 5 की घात 22। अब माइनस कॉमन कर लिया, 1 + 5 की घात 22 बटे 5 की घात 22। अब यहाँ से हम लोगों का आंसर मिल गया। चाहे हम लोग इसको ब्रैकेट में लिख लें या फिर हम लोग इसको 5 की घात 22 + 1 बटे 5 की घात 22 लिख लें। दोनों जो फॉर्म है दोनों ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, चौक की एक छड़ में 12% कैल्शियम 3% कार्बन है, तब उस चौक की 1.5 kg भार की छड़ में शेष पदार्थों की मात्रा है। आंसर हमारे ग्राम में है, तो सबसे पहले हमको 1.5 kg दिया था, इसको हम लोग बदल लेंगे ग्राम में। तो ग्राम 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 1500 ग्राम। अब कह रहा 12% कैल्शियम है, यानी 12% कैल्शियम हो गया, 3% कार्बन है, तो टोटल हमको जो मात्रा दी है 15% दी है कैल्शियम और कार्बन की। अब शेष पूछ रहा है, यानी टोटल अगर होती है कोई भी चीज है, टोटल 100 होती है, 100 में 15 हमें पता है कैल्शियम और कार्बन है, तो शेष कितना बचा, 85% बचा। तो अब हमसे पूछ रहा है शेष पदार्थ की मात्रा कितनी है। टोटल हमारा 1500 था, उसमें 85% कैल्शियम और 15% कैल्शियम और कार्बन हो गया, 85% शेष पदार्थ हो गया, तो 1500 का 85% निकाल देंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा 1500 गुणे 85 बटे 100। 0 से 0 कट गया, ये हो गया 15 गुणे 85। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 5 = 75 का 5 हासिल गया 7, 15 × 8 = 120 और 7 × 127 1275 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिंपली 1.5 किलोग्राम हमको दिया था, हम लोगों ने ग्राम में चेंज किया, 1500 ग्राम हो गया। 12% कैल्शियम था, 3% कार्बन था, यानी कैल्शियम और कार्बन टोटल 15% हो गया। किसी भी चीज की पूरी मात्रा 100% होती है, 15% हमें कैल्शियम कार्बन पता था, शेष जो बचा 85% बचा, यानी 1500 टोटल है, उसमें शेष जो है 85% मात्रा है, यानी इसका 85% निकाल देंगे तो 1275 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं, एक x बटे 6 बराबर 36/x²। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो x × x² बराबर 36 × 6। तो अब यहाँ पर आधार बराबर है, यानी घातें जुड़ जाएंगी, कोई घात नहीं तो एक घात हो गई, तो ये हो गया x की घात 3। 36 और 6 की गुणा 216,
तो एक्स क्यूब बराबर 216, तो एक्स बराबर घन क्यूब 216, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। 216 का घनमूल निकालेंगे तो 6 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल केवल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, एक्स क्यूब बन जाएगा, इधर 216 हो जाएगा, 216 का घनमूल 6 होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे तो ये देखेंगे तो अगर a की स्क्वायर में लिखा हुआ है, ये b स्क्वायर में लिखा हुआ है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो इसी फार्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो पहले 1.75 का स्क्वायर माइनस 1.62 का स्क्वायर, तो इसको हम लोग a प्लस बी में लिखेंगे, यानी 1.75 प्लस 1.62। इसको हम लोग a मान ले, इसको हम लोग b मान ले। तो a प्लस बी पहले जोड़ दिया, फिर घटा देंगे, तो घटा के लिख दिया। नीचे है हमारा 0.13। अब इसको जोड़ेंगे 1.75 और 1.62 को, तो ये हो जाएगा हमारा 3.37। इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.13। जब भी है आप लोगों की एक वैल्यू ये जरूर नीचे से मैच करेगी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा 100% मैच करेगी, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 3.37, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो सिंपल सा एक फार्मूला अगर आपको याद है वर्गांतर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी का, तो सिंपली आप लोग वैल्यू पुट करके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 10 व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। यदि इस कार्य के लिए 16 व्यक्ति उपलब्ध हैं तो यह कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा। तो एक फार्मूला होता है m1d1, यानी m का मतलब आदमी से हो गया और d का मतलब डे से हो गया, तो बराबर m2d2। तो एक फार्मूला ये होता है, यानी हमको पहले दिया है 10 व्यक्ति, तो m1 हो गया 10, 8 दिन में पूरा कर रहे हैं, d1 हो गया 8, बराबर 16 व्यक्ति अब उपलब्ध होगा, यानी m2 हो गया 16। तो यह कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा, यानी d2 हमको पता नहीं है। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, d2 बराबर हो जाएगा 10 गुणे 8 बटे 16। 8 से काट दिया, 8 दूनी 16, 2 से काट दिया, 2 पंचे 10। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 दिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सिंपल सा m1d1 बराबर m2d2 लगा देना है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सारी m1 की वैल्यू हो गई हमारी 10, m2 की वैल्यू 8, सॉरी d1 की वैल्यू 8, m2 की वैल्यू 16, d2 हमें निकालना है, तो 5 दिन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में कौन से कथन को समीकरण x प्लस 10 बराबर 100 के उपयोग से व्यक्त किया जा सकता है। तो x प्लस 10 बराबर 100 है, तो x बराबर 100 माइनस 10 हो गया, तो x बराबर हो गया 90। अब हमको x की वैल्यू पता चल गई, तो हम लोग यहाँ से एक एक क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही होगा। x एक प्राकृतिक संख्या जो 100 से छोटी है, ये भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट है x एक प्राकृतिक संख्या है जो 100 से 10 कम है, तो ये बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि 100 से 10 कम 90 हो गया। पहला भी सही है, लेकिन उससे अच्छा ऑप्शन हमारे पास सेकंड है, इसलिए यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, 100 से अधिक है, गलत हो गया। 100 से छोटी है, 10 एक प्राकृतिक संख्या है, जबकि हमारा 90 है, तो ये भी गलत हो गया। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन दूसरा एग्जैक्ट हमसे कह रहा है कि 100 से 10 कम है, तो यही वाला आंसर जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें कोण A बराबर 135, AB और BC परस्पर लंब है तथा D बराबर 60, तब भुजाओं के BC और CD के बीच का कोण क्या होगा। तो एक हम लोग यहाँ पे चतुर्भुज बना लेते हैं सबसे पहले। मान लीजिए चतुर्भुज हमारा जो है इस टाइप से है। अब कह रहा है इसमें ABCD है, हम लोग नाम दे देते हैं। तो ये हमारा नाम हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। कह रहा है जिनमें कोण A जो है 135 है, ये जो कोण है ये 135 डिग्री का है। AB और BC परस्पर लंब है, यानी ये लंब है, तो ये कोण हो गया हमारा 90 डिग्री का। कोण D जो है वो 60 डिग्री है, ये वाला कोण हो गया हमारा 60 डिग्री। तब भुजाओं BC और CD के बीच का कोण, तो BC ये वाली भुजा है और CD ये वाली भुजा, इनके बीच का कोण यानी कोण C जो है हमसे पूछ रहा है। तो कोई भी चतुर्भुज है उसके सभी कोणों का योगफल 360 होता है, ये बात हमको पता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360। कोण A हमें दिया है 135 क्वेश्चन में, कोण B हमको दिया है 90 क्वेश्चन में ही, कोण C हमको निकालना है तो कोण C लिख देंगे। कोण D दिया है 60 डिग्री, तो ये 60 हो जाएगा बराबर 360। तो अब हम लोग इसको जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 135, 90 और 60 को जोड़ते हैं तो ये 5, 9, 6, 15 और 3, 18, 1, 1, 2, 285 हो जाएगा। 285 प्लस कोण C बराबर 360, तो कोण C बराबर हो जाएगा 360 माइनस 285,
360 में से 285 जाएगा तो 75 डिग्री आ जाएगा। कोण सी का मान जो है वो 75 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सभी हमको दिया था। कोण 135 दिया था, कह रहा था परस्पर लंब है यानी 90 डिग्री हो गया। कोण सी निकालना था, कोण डी 60 दिया था। सारी वैल्यू को पुट करके हमने कोण सी फाइंड आउट कर लिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एक वर्ग निम्न में कभी भी नहीं हो सकता। तो सबसे पहला है एक आयत। तो एक वर्ग है, हमेशा याद करिए वर्ग जो है वो एक आयत हो सकता है, क्योंकि सभी भुजाएं अगर जो है आमने सामने की जो भुजाएं बराबर होती हैं आयत में भी और वर्ग में भी। सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, आयत में भी वर्ग में भी। उसके बाद समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, क्योंकि समूह कोण आपस में बराबर होते हैं और आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती है, इसलिए ये भी हो सकता है। सम चतुर्भुज भी हो सकता है, क्योंकि सम चतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, कोण भी 90 डिग्री का होता है। यानी एक आयत हो सकता है, एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है, एक सम चतुर्भुज हो सकता है, लेकिन एक पतंग कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि पतंग का आकार जो है कुछ इस तरीके से होता है, तो ये एक वर्ग कभी भी नहीं हो सकता। हमेशा याद रखिए एक वर्ग जो है एक आयत हो सकता है, एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है, एक सम चतुर्भुज हो सकता है। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दो रेखाखंड AB और PQ परस्पर ओ यहाँ पर होगा, परस्पर O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। बिंदु P और B और Q को मिलाया जाता है यदि AOP बराबर 60, OBQ प्लस BQO का मान क्या है। तो दो रेखाखंड है, हम लोग मान लेते हैं एक रेखाखंड ऐसे एक ऐसे है। ये AB इसको नाम दे देते हैं और इसको PQ दे देते हैं और ये प्रतिच्छेदित करता है बिंदु O पर। अब देखते हैं हम लोग आगे, कह रहा है कि बिंदु B और Q को मिलाया जाता है, इसको इससे मिला दिया जाता है। यदि AOP 60, AO ये हो गया AOP ये वाला कोण जो है वो 60 डिग्री हो गया, तो OBQ और BQO यानी OBQ ये वाला कोण और BQO ये वाला कोण, यानी इस कोण का और इस कोण का योगफल क्या होगा। तो इसको लगाने के बहुत सिंपल है कि ये जो है पूरा हमको पता है रिज कोण बन रहा है 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री का रिज कोण होता है। तो यहां से हम लोग इस कोण को निकाल सकते हैं, कोण AOQ को, क्योंकि टोटल होता है 180, एक हो गया 60, तो हमें पता चल गया AOQ 120 डिग्री। ये वाला कोण 120 डिग्री पता चल गया। अब अगर हम लोग इस तरीके से देखते हैं, एक और चित्र बना के यहाँ से इस तरीके से हमारा चित्र बन गया, ये हमारा हो गया 120 और ये दो कोण का योगफल पूछा गया है, तो ये हमारा बहिष्ठ कोण हो गया। तो बहिष्ठ कोण जो है हमेशा दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है, यानी इनका जो योगफल होगा वो हमारे 120 डिग्री के बराबर होगा। तो इनका योगफल पूछा था, 120 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इस तरीके से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको पूरा 180 हो जाएगा, फिर तो ये हमारा 60 बचेगा। जब ये 60 बचेगा तो टोटल त्रिभुज का योगफल 180 होता है। अब उसमें से एक 60 है, बचा कितना 120, यानी इन दोनों का योगफल जो है वो 120 होगा। लेकिन फिलहाल सिंपल सा ये होता है कि बहिष्ठ कोण जो है दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। ये 60 दिया था, ये 120 हमने निकाल लिया, दो अंतःकोण ये दोनों हो गए, अब इनके योगफल के बराबर 120 डिग्री हो गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। त्रिभुज MAT और त्रिभुज NOR में ऐसे दो त्रिभुज हैं जो सर्वांगसम है, साथ ही TM बराबर RO, MA बराबर RN, कोण TMA बराबर 65, तो RNO और NOR का मान क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग दो त्रिभुज बना लेते हैं। तो एक ये त्रिभुज हो गया हमारा और एक ये त्रिभुज हो गया। अब इसमें हम लोगों से कह रहा है कि त्रिभुज MAT, तो हम लोग पहले एक नाम दे देते हैं MAT का, M इसको दे देते हैं अगर हम लोग MAT, और त्रिभुज NOR अब कह रहा है साथ ही TM बराबर RO, TM और RO आपस में बराबर है, MA बराबर RN, MA और RN आपस में बराबर है। तो TMA 65 डिग्री है, तो RNO और NOR का मान क्या होगा। तो सबसे पहले जो चीजें हमको पता है उनको लिख लेते हैं। TM बराबर दिया है RO और MA बराबर दिया है RN, और कोण TMA बराबर दिया है हमको 65 डिग्री। अब जब दो सर्वांगसम कह रहा है चूंकि, तो हमारा जब दो साइड बराबर है तो एक एंगल भी बराबर होगा, क्योंकि साइड साइड एंगल से हमारा सर्वांगसम हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का ये कोण ये है और इन दोनों के बीच का कोण ये आपस में हमेशा बराबर होगा। तो कोण कोण TMA बराबर हो जाएगा कोण ORN के। तो TMA हमें पता 65 डिग्री क्वेश्चन में ही दिया है, बराबर हो जाएगा कोण ORN के।
तो ओ आर एन हमें पता चल गया 65 डिग्री है, यानी हमें कोण ओ आर एन इसकी वैल्यू पता चल गई 65 डिग्री। अब हमसे पूछ रहा है आर एन ओ यानी ये वाला कोण और एन ओ आर ये वाला कोण का मान क्या होगा। सिंपल सा अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दो कोणों का योगफल हमें निकालना है, कोण आर एन ओ प्लस कोण एन ओ आर। तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 अंश है, एक कोण हमें 65 पता है, अगर हम माइनस कर देंगे तो बाकी दोनों का योगफल हमें पता चल जाएगा। तो इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 115 डिग्री। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा अगर हम लोगों को सर्वांगसम का पता है, साइड साइड एंगल से हमारा सर्वांगसम है, तो दो भुजाएं अगर बराबर है तो तीसरा कोण हमारा हमेशा बराबर होगा। तो इन दो भुजाओं के बीच का जो ये कोण था, तो इन दोनों भुजाओं के बीच का ये कोण था 65 डिग्री, ये बराबर हो गया। अब एक कोण अगर 65 है तो बाकी दो का योगफल पूछा जाएगा, 180 में से 65 घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 115 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। LIFE एक चतुर्भुज है जिसमें कोण L बराबर कोण F, कोण I बराबर कोण E, तब LIFE एक है। तो सबसे पहले एक चतुर्भुज है यानी कोण L प्लस कोण I प्लस कोण F प्लस कोण E जो है वो हमेशा जो है 360 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल जो है 360 डिग्री होता है। अब कोण L बराबर कोण F है, यानी कोण L और कोण F आपस में बराबर है, कोण I और कोण E आपस में बराबर है। तो यहाँ पे कोण L को हम लोग L रहने देते हैं और कोण I को I रहने देते हैं। अब कोण F जो है बराबर है कोण L के, तो कोण F की जगह कोण L कर देते हैं। कोण E बराबर है कोण I के, तो इसको हम लोग कोण I कर देते हैं बराबर 360 के। ये हो गया 2 कोण L प्लस 2 कोण I बराबर 360। तो दो कॉमन कर लेंगे, कोण L प्लस कोण I बराबर 360। तो ये 2 से कट जाएगा 180। तो कोण L प्लस कोण I बराबर 180। ये हो गया। जब कोण L और कोण I का योगफल 180 है और ये आपस में बराबर है, तो कोण F प्लस कोण E का योगफल भी 180 होगा। तो अब हमको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसके लिए हम लोग एक पहले चतुर्भुज बना लेते हैं। तो मान लीजिए ऐसा हमारा एक चतुर्भुज है, अब इसको नाम दे देते हैं LIFE। अब कोण L और कोण I यानी इस कोण का और इस कोण का योगफल 180 है, यानी आसन्न कोण हमारे आपस में बराबर है, और ये कोण आपस में बराबर है, यानी ये इनका योगफल 180, यानी ये भी हमारे आसन्न कोण जो है उनका योगफल 180 है। तो जब भी दो आसन्न कोणों का योगफल 180 होता है और उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो हमेशा हमारा जो है समांतर चतुर्भुज होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि इसका योगफल आसन्न कोण हमारा 180 हो गया टोटल, इसका योगफल हमारा 180 हो गया, और सम्मुख कोण कह रहा था कोण L और F बराबर है, तो ये कोण L हो गया और ये कोण F हो गया आमने सामने का कोण। कोण I और कोण E आमने सामने के कोण बराबर है, यानी आसन्न कोण जब भी योगफल 180 और आमने सामने के कोण बराबर होंगे तो हमेशा केवल एक समांतर चतुर्भुज बनेगा, यानी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसी आयत की भुजाएं x और y हैं, जहां x और y पूर्णांक है, यदि इस आयत का परिमाप 24 इकाई है तो इस आयत का अधिकतम संभव क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले आयत का जो परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यहाँ x और y है तो x और y हो गए बराबर 24। तो x इससे काट देंगे 24 को, तो ये 12 हो गया, x प्लस y बराबर 12। अब दोनों भुजाओं का योगफल हमें 12 पता चल गया। अब हम लोग को अधिकतम संभव क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वैल्यू को इमेजिन कर लेते हैं। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की 11 हो जाएगी, क्योंकि दोनों के योगफल 12 होना चाहिए। 11 हो गया, 2 मान लेते हैं तो 10 हो जाएगा, 20 हो गया, क्योंकि हम लोग क्षेत्रफल इधर लिख रहे हैं। फिर 3 गुणे 9 27 हो गया। फिर इसी तरीके से 4 गुणे 8 32 हो गया। फिर इसी तरीके से 5 गुणे 7 35 हो गया। फिर इसी तरीके से 6 गुणे 6 36 हो गया। फिर नेक्स्ट देखेंगे तो 7 गुणे 5 रिपीट हो जाएगी यही चीज 35, तो फिर हम लोग नहीं लिखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कौन सा सबसे ज्यादा है, तो 36 सबसे ज्यादा आ रहा है, लेकिन 6 गुणे 6 यानी लंबाई भी 6 चौड़ाई भी 6, तो ये बन जाएगा हमारा एक वर्ग, जबकि हमको एक चाहिए आयत का पूछ रहा है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा 35 वर्ग इकाई, ऑप्शन नंबर 2। तो लंबाई जो हो जाएगी वो 7 हो जाएगी और चौड़ाई हो जाएगी 5, यानी 7 + 5 12, और जो परिमाप होगा वो 24 होगा और जो क्षेत्रफल होगा वो 35 होगा। 6 गुणे 6 में हम लोगों का वर्ग बन जाएगा, इसलिए 6 गुणे 6 को हम लोग छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। किसी गांव के निवासियों ने 900 घन मीटर धारिता की एक घनाकार पानी की टंकी
निर्मित करने का निश्चय किया। यदि इस टंकी की लंबाई 14.5 मीटर है, चौड़ाई 9.5 मीटर है, तो इस टंकी की ऊंचाई क्या होगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो धारिता जब भी हमको निकालनी होगी, जैसे यहाँ पे धारिता दी है, लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, तो हम लोग क्या करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर हो जाएगा हमारा धारिता। तो क्वेश्चन में लंबाई दिया है 14.5 मीटर, ऊंचाई हमको दी है 9.5 मीटर, सॉरी चौड़ाई दी है 9.5 मीटर, ऊंचाई हमको नहीं दी है तो h मान लेते हैं, धारिता हमको दी है 900 घन मीटर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 900 बटे 14.5 गुणे 9.5। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6.533। हाइट जो है 6.533 मीटर आएगी। इसको आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं, समय बचाने के लिए यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया गया है। तो 6.533 6 मीटर से कम गलत हो जाएगा क्योंकि 6 से ज़्यादा है। 6 मीटर और 6.5 के बीच में ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि 6.5 से ज़्यादा है। 6.5 और 6.75 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा, जब भी धारिता आएगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया बराबर 900 हो गया, तो आई एच आ गया हमारा 6.533। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18, मान लीजिए कि भुजाएं 3.5, 3.1, 2.1 इकाई वाले किसी घनाभ का आयतन V1 है। एक घन ऐसा बनाया जाता है जिसकी भुजा इस घनाभ की भुजाओं के औसत के बराबर है। यदि घन का आयतन V2 है तो V2 बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग घनाभ का आयतन निकालेंगे V1। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर 3.5 दिया है, 3.1 दिया है जो भुजाएं हैं, और 2.1 दिया है। इनकी हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करने पे ये हमारा आ जाएगा 22.785 घन इकाई। ये आ गया हमारा घनाभ का V1, क्योंकि V1 दे रहा था घनाभ का, तो V1 आ गया हमारा 22.785। घनाभ का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो उसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पे किया। अब कह रहा है कि घन ऐसा बनाया जाता है जिसकी भुजा इस घनाभ की भुजाओं के औसत के बराबर है। यानी घन की भुजा जो इनकी भुजा है 3.5 प्लस 3.1 प्लस 2.1 बटे 3, क्योंकि औसत पूछ रहा है, यहाँ पर होगा 3.1 प्लस 2.1। औसत पूछ रहा है तो औसत का मतलब होता है सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग हो गया 3.5 प्लस 3.1 प्लस 2.1 बटे 3। तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा, ऊपर 8.7 हो जाएगा जोड़ने पे, नीचे 3, 87 को 3 से भाग करेंगे, ये आ जाएगा 2.9। तो 2.9 जो है इकाई घन की भुजा आ गई। अब घन का क्षेत्रफल आयतन कह रहा है V2 है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी भुजा की घात 3। तो ये हो जाएगा 2.9 की घात 3। तो 2.9 की घात 3 जब हम लोग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा लगभग 22 पॉइंट के आसपास आएगा, 24.389 आएगा। हाँ 24.389 घन इकाई। तो ये हमारा V2 आ गया। अब V1 हमारा था 22.785, V2 आया 24.389। V2 ज्यादा है यानी V1 में जोड़ना पड़ेगा। तो पहला वाला ऑप्शन हम लोग ऐसे ही बता सकते हैं। कितना जोड़ना पड़ेगा उसकी जरूरत नहीं है फिलहाल निकालने की, लेकिन अगर क्लियरिफाई यानी कंफर्म होना है तो हम लोग इसको माइनस कर सकते हैं यहाँ से 22.785। तो ये 9 में से 5 गया 4, 8 में से 8 गया 0, 13 में से 7 गया 6, इधर 1.604 घन इकाई। यानी अगर V1 यानी घनाभ के आयतन में 1.604 जोड़ दिया जाए तो हमें घन का आयतन पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो गया। सिंपल सा, V1 हम लोगों ने निकाल लिया, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई घनाभ का आयतन का होता है 22.785 आ गया। घन की भुजा कह रहा था, घन के इनके औसत के बराबर है 3.5, 3.1, 2.1, इनका औसत निकाला 8.7 बटे 3 यानी 2.9 इकाई आ गए। घन की आयतन कह रहा था, तो घन का आयतन भुजा क्यूब यानी 2.9 की घात 3, तो ये हो गया 24.389। तो V2 ज्यादा है V1 से यानी V1 में जोड़ना पड़ेगा। तो यही से हमारा आंसर पता चल गया। कितना जोड़ना पड़ेगा घटा के हम लोग कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। किसी पार्टी में सम्मिलित लड़कों की आयु वर्षों का औसत 12 है, यानी लड़कों की आयु का जो औसत है वो 12 वर्ष है। इस पार्टी में सम्मिलित सभी लड़के और लड़कियों की आयु का औसत 13 है। यदि इस पार्टी में लड़कों की संख्या 10, लड़कियों की संख्या 5 और लड़कियों की आयु क्या होगी। तो बॉयज की जो संख्या है वो 10 है, गर्ल्स की संख्या है 5। और अब हमसे कह रहा है कि लड़कों का जो औसत है, लड़कों का औसत 12 है
तो लड़कों का हम लोग कुल योग निकाल सकते हैं। टोटल कैसे निकालते हैं, जो औसत होता है, जो संख्या होती है, दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें टोटल नंबर पता चल जाता है। 12 और 10 की गुणा करेंगे 120। लड़कों के टोटल नंबर हम लोगों को पता चल गया 120। इसी तरीके से अब हमसे कह रहा है कि इस पार्टी में लड़के और लड़कियों की आयु का औसत 13 है, यानी लड़के और लड़कियों की आयु का जो औसत है वो 13 है। तो संख्या कितनी है, 10 और 5 यानी 15 है। इनको जोड़ेंगे लड़के और लड़कियां 15, तो टोटल नंबर लड़के और लड़कियों का निकाल लेंगे, बी प्लस जी यानी बॉयज प्लस गर्ल। तो टोटल नंबर के लिए 13 उनके आयु है और 15 उनकी संख्या है, गुणा कर देंगे, 13 और 15 की गुणा करेंगे तो हम लोगों को इनका टोटल नंबर पता चल जाएगा। तो 15 तिया 45 का 5, 15 कम 15 और 4 19, 195 हो गया। टोटल बॉय और गर्ल्स की संख्या 195 आ गई। टोटल बॉयज जो है 120 है, तो गर्ल्स चाहिए है तो घटा देंगे, 195 में से 120 5, 9 में से 2 गया 7, तो 75 आ गया। अब हमसे कह रहा है कि आयु वर्षों में औसत क्या है, तो 75 वर्ष उनकी टोटल आयु आई है, हमको चाहिए औसत। तो गर्ल्स की औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल आयु 75 पता है, संख्या उनकी 5 पता है, तो औसत का मतलब होता है कुल आयु बटे या कुल पदों का कुल योग बटे पदों की संख्या या कुल आयु बटे उनकी संख्या। 5 से डिवाइड कर देंगे, 15 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले लड़कों की संख्या 10, लड़कियों की संख्या 5 पता है, लड़कों का औसत 12, लड़के और लड़कियों का औसत 13 पता है। तो लड़कों की कुल संख्या हम लोगों ने निकाल ली 10 गुणे 12 करके 120। टोटल लड़के और लड़कियों की संख्या निकाल ली 13 और 15 की गुणा करके 195। 195 लड़के और लड़कियां दोनों हैं, 120 केवल लड़के हैं, लड़कियां निकालना था घटा दिया, 75 हमारी लड़कियां आ गई। औसत निकालना था 75 कुल लड़कियां हैं, 5 हमारी उसमें से टोटल हमारे जो लड़कियों की संख्या वो 5 है, उनका आयु जो है 75 है, तो औसत आयु निकालना भाग कर देंगे, 15 वर्ष हमारी औसत आयु हो जाएगी ऑप्शन नंबर 2। अब आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताश की एक गड्डी में से एक ताश निकाला जाता है, इस ताश के एक इक्का होने की क्या प्रायिकता है। तो 52 टोटल जो नंबर है वो हमारे 52 है, क्योंकि क्वेश्चन में भी दिया है और ताश की गड्डी में जो टोटल पत्ते होते हैं वो 52 होते हैं। अब इक्का होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो इक्कों की जो संख्या होती है, एक ताश की गड्डी में इक्कों की संख्या 4 होती है। अब इक्का हमारे 4 पता चल गया, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो जितनी संख्या होती है उसको ऊपर रखते हैं और टोटल जितना होता है उसको नीचे रखते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे 13 हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 1/13। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो सिंपल सा टोटल 52 है, इक्का 4 होते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 4/52 1/13 हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में जो 20 मैथमेटिकल क्वेश्चंस है उन सभी को हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट पेपर हम लोगों का होगा उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।